हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज के इस वीडियो में आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कम्युनिकेशन चैप्टर के जो है नए क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है, जो कि भारत स्किल्स के नए क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 150 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अब की बार जो आपका एग्जाम होगा ईएस का, उसमें आपको जो है यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को रखा है, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न हम करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट डैश शब्द बोल सकता है। तो जनरली कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के अंदर जो है 125 से लेकर के 150 वर्ड तक बोल सकता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, हमारा ड्रेस कोड संचार का एक उदाहरण है। यानी कि हमारी जो ड्रेस होती है वो किस प्रकार के संचार का एग्जाम्पल है। जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो संचार होता है, वो 3 तरह का होता है, मौखिक, लिखित और अशाब्दिक। जो अशाब्दिक होता है उसे हम इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कि हमारे हाव भाव। तो जो हमारी ड्रेस होती है वो अशाब्दिक संचार का एग्जाम्पल है। यानी कि मान लीजिए आपने एक पुलिस की ड्रेस पहन ली, तो लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप एक पुलिस वाले हैं। लोग आपकी ड्रेस को देखकर पहचान जाएंगे कि आप एक पुलिस वाले हैं। तो जिस भी प्रकार की आप ड्रेस पहनते हो, तो सामने वाले को जो है एक मैसेज पहुंच जाता है। तो वो क्या है, वो अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, वो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। तीसरा प्रश्न है, लिखित संचार डैश का उपयोग करता है। तो जब हम लिखित संचार करते हैं, यानी कि लिख करके कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें हम जो है अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी जानकारी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। चौथा प्रश्न है, बोलने में कौन बाधक है। तो जब भी हम बोलते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बोलते समय किसी प्रकार की बाधा बन सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, घबराहट, तनाव, समय की कमी या फिर सांस्कृतिक बाधा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। स्टेज पर या फिर क्लास में बोलते समय अगर हमें घबराहट होती है तो ये जो है सबसे बड़ी बाधक हो सकती है। पांचवा प्रश्न है, कुत्तों द्वारा भौंकने द्वारा प्रयुक्त संचार है। तो जब कुत्ते भौंकते हैं तो वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस्तेमाल करते हैं ध्वनि संचार का, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। क्योंकि जब कुत्ते भौंकते हैं तो वो सिर्फ एक ही तरह की ध्वनि निकालते हैं, भो भो। लेकिन इंसान जब बात करता है तो हर इंसान अलग अलग तरह की ध्वनि निकाल सकता है। कोई इंग्लिश में बोल सकता है, कोई हिंदी में बोल सकता है, कभी हम चिल्ला सकते हैं, कभी हम मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन जो कुत्ते हैं वो संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक ही तरह की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। छठा प्रश्न है, आमने सामने संचार के दौरान हाव भाव का कितना प्रतिशत होता है। यानी कि जब दो लोग एक दूसरे के सामने बैठकर कम्युनिकेशन बातचीत कर रहे होते हैं, तो जो हमारे हाव भाव होते हैं उनका कितना प्रतिशत वहां पे इस्तेमाल होता है। हाव भाव यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि बोलते समय हम किस प्रकार से हमारे चेहरे को बना रहे हैं या फिर हमारे हाथों को हिला रहे हैं। तो वो होता है 55%, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। संचार करते समय, कम्युनिकेशन बातचीत करते समय 55% जो हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। सातवां प्रश्न है, एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, आवाज की पिच का उठना और गिरना डैश कहलाता है। तो जब हम बातचीत करते हैं तो उस दौरान हमारी आवाज कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं इंटोनेशन, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है। नौवां प्रश्न है, सार्वजनिक बोलने का 3P कौन सा है। सार्वजनिक यानी कि जब आप कहीं पर भाषण वगैरह देते हो तो उस समय 3P का जो नियम होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे 3P का मतलब क्या है। 3P का मतलब होता है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना, और दूसरा P होता है प्रैक्टिस, यानी कि उसका अभ्यास करना, और जो तीसरा P होता है उसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन, यानी कि उसको प्रदर्शित करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हम भाषण को जो है प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसको तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। 10वां प्रश्न है, कौन सा AAA सुनने का हिस्सा नहीं है। तो जब भी हम जो है किसी की बात को सुनते हैं तो हमें हमेशा AAA के नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी हम जो है एक अच्छे लिसनर, एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं। AAA में क्या होता है, 3A इस तरह से लिखे जाते हैं, जिसमें पहले वाले का मतलब होता है एटीट्यूड, यानी कि आपका रवैया किस प्रकार का है, और दूसरा ए होता है अटेंशन, यानी कि सुनते समय आप जो है ध्यान से सुन रहे हैं, और तीसरा जो ए होता है वो होता है एडजस्टमेंट, यानी कि मान लीजिए कहीं पर बातचीत करते समय किसी प्रकार की समस्या आ रही है
तो उस समस्या को कैसे एडजस्ट करें, कैसे सोल्व करें। तो ये होता है ट्रिपल ए का नियम। तो इनमें से कौन सा ट्रिपल ए का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहला था एटीट्यूड यानी कि आपका रवैया, जो कि ऑप्शन बी है। दूसरा है अटेंशन यानी कि उसकी तरफ ध्यान देना, और तीसरा होता है एडजस्टमेंट यानी कि उसको समायोजित करना, जो कि ऑप्शन डी है। तो ये तीनों के तीनों जो है ट्रिपल ए के नियम में आते हैं, लेकिन जो चिंता करना है ये ट्रिपल ए का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।